हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्था स्कॉलर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका नेट का जो रिजल्ट आंसर की है वो आ गया है। आपका आंसर की आ गया है 14 जनवरी को ही, जिसका कि डेट नेट ने एनटीए ने 15 जनवरी दिया था, बट 14 जनवरी को आंसर किया गया है। तो हम एनालाइज कर लेते हैं जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं उनको। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स। उससे पहले पेपर 1 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी का फंक्शन कौन सा नहीं है। पहला, प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, ये है, बिल्कुल है। प्रोमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है। अंडर राइटिंग न्यू कैपिटल इश्यूज, ये नहीं है। ठीक है। रेगुलेटिंग पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये भी है। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। सेबी का फंक्शन अंडर राइटिंग न्यू कैपिटल इश्यूज जो है वो सेबी का फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये सेबी का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच टैक्स इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज डेस्टिनेशन टैक्स। डेस्टिनेशन टैक्स क्या होता है कि आपका जो गुड्स है उसका फाइनल डेस्टिनेशन जहां है वो लास्टली जहां पहुंच रहा है, मतलब जिस प्लेस पे पहुंच रहा है, जिस कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है, जिस स्टेट में पहुंच रहा है, वहां जाके आपको टैक्स लग रहा है, वहां आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो कौन सा है इसमें? जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन टैक्स है आपका। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि इसमें से मनरेगा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है, ड्राफ्ट proposed by नेशनल एडवाइजरी कमिटी इन्वेसेस लीगल गारंटी टू एवरी हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज फॉर 120 डेज फॉर डूइंग कैजुअल मैनुअल वर्क। तो ये देखिए गलत है, ये पहले 100 डे था, अभी इसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है, लेकिन 120 का प्रावधान कहीं नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड इज बॉर्न बाय द सेंटर, ये आपका सही आंसर है। 90% जो है कॉस्ट वो सेंटर दे रही है। इन द फर्स्ट फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स वर कवर्ड, ये गलत है। 150 नहीं, 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था। और फ्रॉम 2 अक्टूबर 2010 नरेगा को मनरेगा बना दिया गया, नहीं, 2 अक्टूबर 2009 में हुआ था ये। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट है मनरेगा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइन सीरियल्स जैसे व्हीट, राइस। हाई incentives and application of high yielding varieties of seeds, fertilizers and chemicals made this a good success। बिल्कुल सही बात है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो फाइन सीरियल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हुआ था, और इसमें HYB सीड्स को हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की मात्रा ज्यादा रहती है। ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ कोर्स सीरियल्स। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उससे जो कोर्स सीरियल्स हैं, यानी कि आपका मिलेट्स हो गए, ऐसे जो सीरियल्स हैं उनका प्रोडक्शन घट गया है, और इनके अंडर जो एरिया है वो शिफ्ट हो गई है अदर क्रॉप्स को। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डिमांड फंक्शन आपको गिवन है 100 माइनस पी स्क्वायर, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको निकालना है एट प्राइस इज इक्वल टू 5 पे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्यू की वैल्यू निकाल देंगे। 100 माइनस 5 प्राइस पे हमारी क्वांटिटी कितनी होगी, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 5 माइनस 25, दैट इज 70। नेक्स्ट हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो आपको भी पता है क्या होता है, डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। डीपी बाई डी क्यू बाई डीपी, यानी कि इस जो फंक्शन डिमांड फंक्शन हमारे पास है इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस 2p और इनटू p हमारा कितना है, 5 है, q हमारा कितना है, 70 है। अगर हम p की वैल्यू रखें तो ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस 2 इंटू 5, -1 माइनस 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका -11। तो -11 इंटू, सॉरी यहाँ पहले से एक माइनस आपका है, तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा। अब 5/70, तो ये आपका कितना हो जाएगा,
14 प्लस 11/14, ये आपका हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये लगभग आपके आएगा 0.78 के बराबर। तो 0.78 जो है वो 1 से कम है, क्या है, लेस देन 1 है, तो आपका इलास्टिसिटी डिमांड क्या, आपकी डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होगी, इनइलास्टिक होगा आपका डिमांड। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आप इस जो चूजन ऑप्शन है इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, इनइलास्टिक डिमांड है। नेक्स्ट है कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ मेन इन अ सिटी, एक सिटी में मेन की पॉपुलेशन दी गई है जिसमें कि 3% जो है वो उस कैंसर से सफर कर रहे हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर इज 3%, दैट इज 0.03। और 15% ऐसे हैं जो स्मोकर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर्स इज इक्वल्स टू 0.15। 10% जो है वो आइदर स्मोकर्स और कैंसर पेशेंट्स हैं। इसका क्या मतलब है कि सी और एस का यूनियन जो है वो 10% है, यानी 0.1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इफ अ मैन इज सेलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्मोकर एंड सफरिंग फ्रॉम कैंसर। यहाँ देखिए एंड है, यहाँ और था, मतलब ये यूनियन था, और यहाँ एंड है, मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना है कि ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इंसान को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो स्मोकर भी है और उसे कैंसर भी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एस हमें निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन एस इज इक्वल्स टू 0.03 प्लस 0.15 माइनस 0.10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.18 माइनस 0.10, दैट इज 0.08। ठीक है, तो आपका 0.08 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर से मैं बता रही हूँ, आप चूजन ऑप्शन पे ध्यान ना दें, मैं जो बता रही हूँ उन पे ध्यान दें। तो ये क्या है, आपको समझ आया कैसे हुआ? जब सेट थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी को आप अगर रीअरेंज कर देंगे तो ये इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा और यूनियन इधर आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी में भी सेम फॉर्मूला ये लगाते हैं, तो आपका यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 57 में, तो मैच द फॉलोइंग आपको दिया हुआ है। डिमांड फंक्शन इलास्टिसिटी आपको निकालनी है डिमांड फंक्शन की, जो कि है 64 माइनस 8p एंड p जो है वो 6 है। तो यहाँ आपकी q कितनी हो जाएगी, q है 64 माइनस 8p। अगर हम 6 वैल्यू रखते हैं तो 8 इंटू 6 यानी कि 64 माइनस 48, ये कितना आ गया 16। और जब हम इलास्टिसिटी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। अगर डी क्यू अपॉन डी पी करते हैं तो ये हो जाएगा -8, माइनस आपका एक बाहर है, -8 इंटू पी आपका 6 है अपॉन ये 16, 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, ये कितना आ गया आपका 3। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई आपकी 3। ए का मैचिंग 3 होगा, तो ए का 3 आप दो ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर देंगे, ए का 3 इन दोनों ऑप्शन में सिर्फ है। बी का 4 देख लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फंक्शन। तो सेम उसी तरह हम सप्लाई फंक्शन में भी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि सप्लाई की वैल्यू निकालेंगे। तो सप्लाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -25 प्लस 5 इंटू 10 -25 प्लस 50, दैट इज 25। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालेंगे, माइनस डी एस अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन एस। क्या हो गया इधर 5, ठीक है 5, ये -25 प्लस 5 पी है, तो ये क्या हो जाएगा
ds बाई dp जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 आएगा और इनटू p की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है और s की वैल्यू कितनी है 25 है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, कितना आ गया 2 आ गया। तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 आ गई। बी का कौन सा ऑप्शन है फोर्थ है, तो आपका 57 का क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। और दोनों देखना है आपको ऑप्शन तो देख लीजिए। द वैल्यू ऑफ एम आर वेन पी इज इक्वल टू 8 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 4। तो एम आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर का फॉर्मूला क्या होता है पी 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये आपका हो जाएगा प्राइस कितना है 8 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा 8 इंटू 2 बाई सॉरी 8 इंटू 3 बाई 4, 4 2 जा 8, ये इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी आपकी। तो सी 1 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन कट। एंड द वैल्यू ऑफ एमपीपीएल व्हेन बीएमपीएल इज इक्वल टू 12 एंड पी इज इक्वल टू 3। तो मार्जिनल मैं किधर बताऊं, इधर मैं आपको बता देती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ फिर बताती हूँ आपको। तो एमपीपीएल क्या होता है इज इक्वल टू वीएमपीएल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन पी। तो ये हो जाएगा 12/3 इज इक्वल टू 4। तो डी आपका हो जाएगा 4। समझ आया। तो यहां से आपका ऑप्शन हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे को अगर हम देखें तो इंडियन मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट वाइडन हुआ है, क्यों। तो डिक्लाइन ऑफ नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट, इसका डिक्लाइन हुआ है इस वजह से, या इंक्रीज इन नॉन ऑयल एंड नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं इस वजह से, इम्पोजिंग ऑफ बैन ऑन ज्वेलरी एक्सपोर्ट, ज्वेलरी एक्सपोर्ट को बैन किया गया है इस वजह से, या गोल्ड इंपोर्ट्स ड्यू ड्यू टू अर्ली परचेजेस अहेड ऑफ फेस्टिव स्पेंडिंग एंड डिमांड फॉर सेफ हेवन एसेट्स। तो इसमें आपका देखिए नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट से डिक्लाइन हुआ है, बट ये मेन ऑप्शन नहीं है। ये आपका क्या है, मेन कारण आपका क्या है कि इंक्रीज जो हुआ है नॉन ऑयल एंड नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स। नेक्स्ट आपका क्या है कि गोल्ड इंपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़े हैं इस वजह से। तो आपका बी और डी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 58 का आपका सेकंड आंसर जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर के बारे में क्या सही है। तो आर स्क्वायर जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है नंबर ऑफ रिग्रेसर, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका जैसे जैसे नंबर ऑफ रिग्रेसर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये 59 ए वाला तो सही है। डिक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं बिल्कुल भी डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। इज अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऐसा भी नहीं है कि अनअफेक्टेड रहता है। इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। आपको पता है कि आर जो होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो हमेशा ही 0 से 1 के बीच रहता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, आर 0 से 1 के बीच रहता है, सॉरी आर जो होता है वो -1 से 1 के बीच रहता है। तो आपका आर स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ही 0 से 1 के बीच रहेगा, तो इसलिए आर स्क्वायर आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो 59 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए एंड डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर है। 60 की बात करें कि हाउ मच रेवेन्यू विल हैव टू फॉरगॉन ड्यू टू डिफरेंट बेनिफिशियल प्रपोजल इन द सेंट्रल बजट 2025-26। तो आपको इसमें 2 लाख करोड़ एज डायरेक्ट टैक्स नहीं, 1.5 लाख करोड़ एज डायरेक्ट टैक्स नहीं, 1 लाख करोड़ एज डायरेक्ट टैक्स, थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में हम गवर्नमेंट जो है उनके डेटा के हिसाब से 2025-26 के बजट के हिसाब से 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में हमने फॉरगोन किया था
गवर्नमेंट ने, और 2600 करोड़ का रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स में। क्यों? नए टैक्स स्लैब और टैक्स रूल्स के वजह से। 61 क्वेश्चन क्या है कि द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है। तो पहले है हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल। हेरोडोमर कब आया है आपका? हेरोड आपके आए हैं 1939 में, और डोमर आपके आए हैं 1946 में। तो ये 1939-46 आप इसका टाइम पीरियड मान सकते हैं। सोलो का ग्रोथ मॉडल कब आया है? ये आपका 1956 में आया है। एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी कब आई है? ये आपकी आई है 1980s में। और एडम स्मिथ की थ्योरी सबसे पहले आई है 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस बुक में। तो 61 का क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले ऑप्शन डी, एडम स्मिथ की थ्योरी सबसे पहले आई है, फिर आई है आपके हैरोल्ड डॉमर, फिर आई है आपकी सोलो, फिर आई है एंडोजेनस। तो डी ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट आते हैं कि यूनियन बजट 2025-26 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। पहला क्या है कि एफडीआई लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज्ड फ्रॉम 74 to 100%। यस, बिल्कुल सही बात है। एफडीआई लिमिट अब तो 74 to 100 हो गया, तो 51 to 74 तो कभी सही हो नहीं सकता। थर्ड है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स बनेगा स्टेट्स के लिए, ये भी सही है। एंड फिस्कल डेफिसिट आपका 4.4% ऑफ जीडीपी है, ये बिल्कुल सही बात है। तो आपका ए सी डी सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही है। आप कमेंट में हमें बताएंगे कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है लेटेस्ट बजट के अनुसार, और रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 63rd। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैज फेल्ड टू मेंटेन हाई प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द लॉन्ग रन। यस, सही बात है ये। फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोथ द डिमांड एंड सप्लाई आर इनइलास्टिक ऑन द लॉन्ग रन, ये गलत बात है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए जो डिमांड होगा लॉन्ग रन में ये इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, डिमांड इलास्टिक होने का मतलब है कि डिमांड कब फ्लैटर हो जाएगा, यानी कि प्राइस जरा सी बढ़ेगी और हमारा डिमांड काफी तेजी से घटेगा। नेक्स्ट अगर हम सप्लाई की बात करें तो लॉन्ग रन में आपका सप्लाई भी इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि जो नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो अपनी सप्लाई प्राइस जरा सी बढ़ेगी तो अपनी सप्लाई ज्यादा बढ़ाएंगे, इसलिए डिमांड और सप्लाई दोनों ही इलास्टिक होगा लॉन्ग रन में, इन इलास्टिक नहीं होगा। तो पहला सही है बट रीजन सही नहीं है, असर्शन सही है बट रीजन सही नहीं है। तो 63rd का थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द बेसिक प्रोपोजिशन ऑफ नियो क्लासिकल ग्रोथ थियरी। नियो क्लासिकल ग्रोथ थियरी के लिए क्या सही है? तो द ग्रोथ ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, ये बिल्कुल सही बात है कि आउटपुट ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी पे। नेक्स्ट है इट डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, ये गलत बात है आपका, ये पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड नहीं करती। द रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट डिटरमाइंस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी बहुत सही बात है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो डिटरमाइन करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है। एंड ओनली इन्वेस्टमेंट डिटरमाइंस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये गलत बात है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं डिटरमाइन करती है इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होगा। तो ए एंड सी आपका सही आंसर है, यानी कि 64 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 65th है कि टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, आपको मैच करना है। तो टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर होता है महापाप, यानी कि एच नॉट आपका जो है वो ट्रू था बट आपने उसको फॉल्स कर दिया। टाइप 2 एरर क्या होता है? ये पाप होता है, यानी कि एच नॉट आपका फॉल्स था बट आपने सही कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया।
तो आपका टाइप 1 एरर क्या हो जाएगा? रिजेक्ट H0 व्हेन इट इज ट्रू। ए का ऑप्शन थर्ड होगा। 2 आपके पहले ही एलिमिनेट हो गए, ए का ऑप्शन थर्ड। बी टाइप 2 एरर जो होगा वो फर्स्ट होगा। दोनों में ही बी का फर्स्ट है कि टाइप 2 एरर क्या होता है? H0 एक्सेप्ट कर रहे हैं जबकि वो फॉल्स है। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है? H0 जो है वो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट है। सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन इक्वल है एंड वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस नॉट, यानी कि सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल है। तो ये आपका सिंपल हाइपोथेसिस है और ये आपका कंपोजिट हाइपोथेसिस है जिसमें सैंपल वेरिएंस आपका जो है सॉरी जिसमें वेरिएंस आपका जो है वो अननोन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो गए? ए का थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का आपका सेकंड हो गया और डी का आपका फोर्थ हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द टर्म मनी इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो मनी आपका जो है वो लैटिन लैंग्वेज से आया है। किस वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड है मोनेटा। ठीक है, इस वर्ड से आपका मनी डिराइव हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल्स, कौन से जो है वो करेक्ट टाइप है ट्रेजरी बिल्स के? तो एडजस्टेड प्राइस ऑक्शन नहीं है, यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन है, मल्टीपल प्राइस ऑक्शन है, रीएडजस्टेड नहीं है। तो बी एंड सी सही टाइप्स हैं आपके ट्रेजरी बिल्स के। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपको हिंदी में यहाँ लिखा है, मैं इंग्लिश कर देती हूँ। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि व्हेन पब्लिक रेवेन्यू increases by more than 1% for a 1% increase in GDP, it is known as क्या कह रहा है कि जब आपकी पब्लिक रेवेन्यू इंक्रीज करती है मोर देन 1%, 1% से ज्यादा से, कब? जब आपकी जीडीपी में 1% इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो पहला है सेनवेट। तो सेनवेट आपको पता है कि सेंट्रल वेट ये टैक्स का टाइप है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो पहले गलत है। दूसरा ऑप्शन है आपका इनइलास्टिक टैक्स सिस्टम, ठीक है, ये भी नहीं है। तीसरा है आपका प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। तो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम तो आपको ये बताता है कि इनकम चाहे जितनी हो, एक प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स डिसाइडेड है जो हर इनकम वालों पे लगेगी कि 10% आपको टैक्स देना है तो देना है। तो ये चीजें तो नहीं होंगी इसमें। फोर्थ आपका क्या है? टैक्स बायोंसी, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। टैक्स बायोंसी जो है वो सही ऑप्शन है कि जब 1% जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है और पब्लिक रेवेन्यू 1% से ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो इसे टैक्स बायोंसी कहते हैं। टैक्स बायोंसी होता है जब जीडीपी में इंक्रीज होने से आपकी पब्लिक रेवेन्यू इंक्रीज होती है। ठीक, इन केस ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के केस में क्या सही है? तो आपकी जो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के केस में क्या सही होगा? पहला है आउटपुट इंक्रीजेज लेस देन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जितनी तेजी से बढ़ रही है, आउटपुट उससे कम तेजी से बढ़ेगा। दूसरा है कि आउटपुट गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ज्यादा तेज से बढ़ेगा। तीसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स इक्वल अमाउंट में रेज किए जाएंगे। और चौथा है कि वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 1 होगा। तो आपको पता है कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा ही 1 होती है, तो डी ऑप्शन तो आपका सही है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स भी इक्वल अमाउंट्स में बढ़ते हैं, सी ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, ए और बी ऑप्शन आपका गलत है, तो सी एंड डी सही होगा, यानी कि 69 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF के केस में कौन सा करेक्ट नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या है? प्रोवाइडिंग फंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन टू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल सही है।
शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कंट्रीब्यूट फंड्स, बिल्कुल सही बात है। क्रिएशन जो है 1995-96 में हुआ था इन नाबार्ड विद अ कॉर्पस ऑफ 2000 करोड़, ये भी सही बात है। नाउ आरआईडीएफ स्कीम इज मर्ज्ड विद किसान क्रेडिट कार्ड, ये गलत है। तो आपका फोर्थ जो है वो नॉट करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए 70 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 71st आपका क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 71st कि असर्शन क्या है, विद 10% राइज इन एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड देयर विल बी 50% राइज इन इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। कि 10% अगर इनकम बढ़ती है किसी हाउस होल्ड की तो 50% इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है हेल्थ और एजुकेशन में। बट ये डेटा ऑफिशियल तो है नहीं, ये कहीं किसी चीज का कैलकुलेशन तो है नहीं, तो इसको हम सही नहीं मान सकते। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद रेज ह्यूमन कैपिटल दैट विल रेज ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड रेज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। कि अगर हम बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे तो इससे जो होगा ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगा और उससे ह्यूमन कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी और उससे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो असर्शन गलत है बल्कि जबकि रीजन करेक्ट है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यानी कि 71 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 की पहली बार भारत में 1000 के नोट का डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, तो ऑप्शन सही ऑप्शन जो है आपका वो है 1978। हालांकि पहली बार 1946 में हुआ था बट वो आजादी से पहले का समय था तो हम उसे नहीं लेंगे, 1978 को हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी और जीपी से क्वेश्चन है कि nth टर्म जो है एपी का वो क्या होता है। तो nth टर्म जो होता है एपी का, जैसे कि हम ए एन कहते हैं, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जीपी का nth टर्म क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन हो जाएगा फोर्थ। आपको पता है ये तो पता होगा कि ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, डी जो है वो डिफरेंस है और एन जो है वो जितना टर्म आपको निकालना है वो एन है और आर जो है वो कॉमन रेशियो है। सम टू एन टर्म्स ऑफ एपी का, एपी में एन टर्म्स का सम क्या होता है, तो ये एन बाई टू ए प्लस वन एन माइनस वन डी होता है। तो सी का फर्स्ट आपका हो जाएगा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका ये ऑप्शन सही है, तो ये सेकंड हो जाएगा। 3 4 1 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो 73 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन रेट्स हैव ट्रेंडेड डाउनवर्ड एंड अप्रोचिंग स्टेडली सेंट्रल बैंक टारगेट लेवल्स इन दिस करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। क्या बता रहा है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है, मतलब इन्फ्लेशन रेट जो है वो घट रहा है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और जो सेंट्रल बैंक का टारगेट लेवल है उसको टच कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। सप्लाई चेन्स आर अडॉप्टिंग द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी, इंक्रीज इन एडी इज मोर देन इंक्रीज इन एस। तो देखिए आप इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर ईज करेंगे, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ईज करने का मतलब, मॉनेटरी पॉलिसी को ईज करने का मतलब है कि आप रेट्स वगैरह क्या है घटा रहे हैं ताकि लोन्स बढ़े, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन जो होगा वो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत हो गया। नेक्स्ट आपका ये ऑप्शन देख लीजिए कि टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को आप अगर टाइट करेंगे मतलब रेट्स को हम कम करेंगे तो लोन्स जो होगी वो घटेगी और मनी सप्लाई घट जाएगी, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बी अगर आपका गलत है तो आप दो ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर दीजिए। इंक्रीज इन एडी इज मोर देन इंक्रीज इन एस, ऑब्वियसली अगर आपका एडी जो है वो ज्यादा बढ़ता है तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपका एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो आपको इन्फ्लेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इन्फ्लेशन घटाने की बात की जा रही है, घट रहा है, तो सप्लाई चेन जो होगा वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज को अडॉप्ट कर रहा है। तो ए और सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा।
75th क्वेश्चन क्या है कि इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल किसने दिया है? जॉर्गेनसन ने दिया है, बिल्कुल गलत बात है। ये किसने दिया है? शुम्पीटर ने दिया है। ठीक है। प्योर मॉनेटरी थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल वाज गिवन बाय हॉटरी, ये सही बात है। मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी क्लार्क ने दिया है, नहीं, ये हाइक ने दिया है। ठीक है। मल्टीप्लायर एक्सेलरेशन इंटरैक्शन थ्योरी सैमुअल्सन ने दिया है, सही बात है। तो बी और डी आपका सही ऑप्शन है, यानी कि 75th जो है उसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 25 सवाल आपको मैं कराऊंगी। अभी ये 25 आप देखिए आप, और कमेंट में जरूर बताइए कि कितने आपके सवाल सही हुए हैं इन 25 क्वेश्चंस में से। ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।